नमस्कार, मैं कोकिन स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य, यानी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करवा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप लोगों को हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें आपका यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 आती है और एचटेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट जहां पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 2 वीडियो लेक्चर मैं इसके ऊपर आप लोगों को दे चुकी हूँ। एक तो है अपभ्रंश और जैन साहित्य का और दूसरा आपका मैंने दिया था सिद्ध और नाथ साहित्य का। यानी इन वीडियो से आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा सिद्ध और नाथ साहित्य और अपभ्रंश साहित्य से, तो वहां से आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं जाएगा। क्योंकि बिल्कुल जो फिक्स पॉइंट है वही मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं और एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है या पूछा गया है, उन्हीं की पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो आज हम करेंगे रासो काव्य। मैंने जो अपभ्रंश काव्य करवाया था, उसमें बताया था कि जैन साहित्य और जैन को ही क्या कहा जाता है, रास साहित्य कहा जाता है। रास यानी कि क्रीड़ा या खेल। ये वो रास नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण गोपियों के साथ करते थे। ये रास क्या है, अलग है, यानी कि हमारे साहित्य से संबंधित क्या है, ये रास है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है रासो। तो रासो काव्य क्या होता था? आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? रासो काव्य के ऊपर। तो रासो काव्य जो था वो चारण कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, वह रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। चारण या भाट कवि जो होते थे, चारण कवियों को ही हम क्या बोलते हैं, भाट कवि बोलते हैं। और इन कवियों ने जो साहित्य लिखा था, वही रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यानी जो ये चारण या भाट कवि होते थे, ये अपने आश्रयदाता किसी राजा के दरबार में रहते थे और उसी राजा के ऊपर या उसी आश्रयदाता के ऊपर उनका क्या करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कविताओं के माध्यम से, पद्य के माध्यम से ये लोग करते थे, जिसमें युद्धों का सजीव वर्णन डिंगल और पिंगल शैली देखने को मिलती है। यानी जो रासो साहित्य आता है, उसमें युद्धों का सजीव वर्णन। सजीव का अर्थ क्या है, जो ये कवि लोग होते थे, ये अपने राजा के साथ युद्ध में साथ जाते थे और जो युद्ध आंखों देखा जो वर्णन है युद्ध का, वो इनकी रचनाओं में, मतलब अपनी रचनाओं में करते थे। अपने आश्रयदाता का जो गुणगान है, जो उन्होंने आंखों से देखा, उसी का वर्णन ये अपने काव्य में करते थे। और डिंगल और पिंगल दो शैलियां यहाँ पर अपनाई गई थी। रासो साहित्य के बारे में ध्यान रखना है, ये दो शैलियां आपसे पूछी जाती हैं। डिंगल शैली तो कौन सी होती है, जिसमें राजस्थानी प्लस अपभ्रंश का मेल होता है। और पिंगल शैली कौन सी होती है, जिसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा का क्या होता है, मेल होता है। ये दो शैलियां आदिकाल के अंतर्गत आई थी। डिंगल शैली जो होती है वो वीर गाथात्मक से संबंधित है और जो पिंगल शैली होती है, ये किससे रिलेटेड है, ये श्रृंगार रस से संबंधित है। और डिंगल जहां पर शैली आएगी, वहां पर वीर रस का क्या होगा, प्रयोग देखने को मिलेगा। तो डिंगल और पिंगल शैली आप लोग समझ गए होंगे। यानी जो कवि लोग होते थे, वो अपने राजा के साथ युद्ध में जाते थे और युद्ध में जो राजा ने जिस तरह लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई का, उस युद्ध का अपनी आंखों से वो वर्ण अपनी आंखों से देखते थे और फिर उनको क्या करते थे, अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं के माध्यम से वो उकेरते थे। आगे हम बात करें रासो शब्द की उत्पत्ति। जो हमारा आदिकालीन साहित्य है, ये पूरा ही क्या है, विवादा शब्द है। विवादा शब्द है, मतलब इसके ऊपर कोई आलोचक श्योर नहीं है कि हाँ ये आदिकाल के नामकरण को ले सकते हो आप, आदिकाल की रचनाओं की प्रामाणिकता में जो संदेह है उसको ले सकते हो आप। यानी आदिकालीन जो पूरा साहित्य है, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध और असंदिग्ध दोनों श्रेणियों में गिना जाता है। तो उसी प्रकार जो रासो साहित्य है, इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो रसायन शब्द से मानी है। और ये रसायन शब्द कहां से मानते हैं, ग्रंथ आता है बिसलदेव रासो, जो नरपति नाहला के द्वारा लिखा गया है, उसमें रसायन शब्द बार बार आया है और उसी को आधार बनाकर
रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रसायन से हुई है। और ये रसायन शब्द किस में आया है, पूछा जा सकता है कि जो बिसलदेव रासो है नरपति नाला के द्वारा लिखा गया था उसमें रसायन शब्द आया है। फिर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये रासक शब्द से रासो साहित्य की जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी राजयश से क्या मानते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी राउत से मानते हैं। तो ये चारों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा आलोचक या कौन सा विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न शब्दों से मानता है। तो रामचंद्र शुक्ल का मैंने बता दिया रसायन से मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं, हर प्रसाद शास्त्री राजयश से मानते हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी राउत से मानते हैं। अब हम बात करेंगे जो रासो साहित्य ग्रंथ लिखे गए थे इसमें कौन कौन से मतलब ये ग्रंथ आते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रासो साहित्य लिखा गया था उसी को क्या कहा था, वीर गाथा काल इस युग को नाम दिया था। यानी रासो साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए इन्हीं के आधार पर क्या बताते हैं कि ये क्या है, जो आदिकाल है वो वीर गाथा काल है। कैसे, इन्होंने 4 रचनाएं तो बताई थी अपभ्रंश की और 8 रचनाएं बताई थी देश भाषा काव्य की। अपभ्रंश रचना में आपके आती है, मैंने पहले करवा दिया है। अपभ्रंश साहित्य में कीर्तिलता कीर्तिपता का हमीर रासो और विजयपाल रासो ये 4 रचनाएं बताते हैं। ये किस में आती है, अपभ्रंश साहित्य में आती है। और 8 रचनाएं जिसमें आपका आता है परमाल रासो, आता है बिसलदेव रासो, आपका खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, और ये कौन है मतलब विद्यापति हैं और अमीर खुसरो। मतलब ये 8 रचनाएं बताते हैं देश भाषा काव्य की और 4 रचनाएं बताते हैं अपभ्रंश काव्य की। और इन 12 रचनाओं में से कहते हैं कि अगर हम 3 रचनाओं को निकाल देते हैं, वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है बिसलदेव रासो, एक है अमीर खुसरो और तीसरे कौन है विद्यापति। तीसरे कौन आते हैं, विद्यापति। कहते हैं कि अगर हम इन 3 रचनाओं को हिंदी साहित्य से बाहर कर देते हैं, आदिकालीन साहित्य से बाहर करते हैं और बाकी जो 9 रचनाएं बचती हैं उन्हीं के आधार पर मैं आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देता हूं। तो पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखना है, इन्होंने 9 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। वीर गाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा युग किसने कहा था, श्याम सुंदर दास ने। और वीर काल किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये भी आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। आगे हम चलते हैं, हमने क्या था, बिसलदेव रासो। जो बिसलदेव रासो है वो नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है, बिसलदेव रासो के नरपति नालय नाम के कवि हुए हैं, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं कि बिसलदेव रासो में जो बिसलदेव हैं वो क्या है, विग्रहराज चतुर्थ। यानी बिसलदेव का मूल नाम क्या है, विग्रहराज चतुर्थ। कौन बताते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, ये क्या है, विग्रहराज तृतीय है। दोनों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बताया है मैंने कि जो बिसलदेव रासो है ये नरपति नालय के द्वारा लिखा गया, यानी इसके कवि कौन है, नरपति नालय। लेकिन रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो बिसलदेव रासो है, बिसलदेव रासो का मूल नाम क्या है, विग्रह राज। लेकिन विग्रह राज के अनेक जो राजा है वो मतलब 4 या 5, 3 या 4 मतलब ये हुए हैं राजा। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ क्या है, विसलदेव मतलब जो विसलदेव है वो कौन है, विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह क्या मानते हैं कि विग्रहराज तृतीय क्या है, विसलदेव मूल विसलदेव है। तो विग्रहराज चतुर्थ को किसने माना था, रामचंद्र शुक्ल ने। और विग्रहराज तृतीय को किसने माना है, ये माना है विग्रहराज तृतीय को माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने और विग्रहराज चतुर्थ माना है रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बात करें कि बिसलदेव रासो एक विरह गीत काव्य है, यानी विरह का क्या है, इसमें वर्णन किया गया है। इसीलिए तो रामचंद्र शुक्ल बिसलदेव रासो, अमीर खुसरो और विद्यापति इन 3 रचनाओं को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बिसलदेव रासो एक तो बिसलदेव रासो नरपति नाला के द्वारा, अमीर खुसरो जो फुटकल कवियों में जगह देते हैं और विद्यापति को भी क्या करते हैं, फुटकल कवियों में जगह देते हैं। तो कहते हैं कि अगर इन 3 कवियों की रचनाओं को हम बाहर कर देते हैं तो आदिकाल को फिर मैं क्या देता हूं, वीर गाथा काल नाम देता हूं। तो बिसलदेव रासो क्या बताया गया है कि विरह गीत काव्य है, यानी कि इसमें जो नायिका है उसके विरह का इसमें क्या है, वर्णन है। यह 100 पृष्ठों का एक छोटा सा ग्रंथ है। इसमें 4 खंड हैं और 2000 चरणों में यह समाप्त होता है। एक एक
मतलब लाइन से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाला। दूसरा बन सकता है बिसल देव रासो क्या है? विरह गीत काव्य है। कितने पृष्ठों का काव्य है? 100 पृष्ठों का। छोटा काव्य है या बड़ा है? तो छोटा काव्य है। इसमें कुल कितने खंड आते हैं? 4 खंड आते हैं और 2000 चरणों में फिर ये समाप्त होता है। अब ये 4 खंड कौन से हैं? हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बनेगा, तो ध्यान से पढ़ना है कि पहला जो खंड आता है इसमें मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बिसल देव का विवाह होना बताया गया है। पहले खंड में क्या है? जो इस बिसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। और नायक कौन है? बिसल देव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं? बिसल देव चतुर्थ को विग्रहराज चतुर्थ, और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या बताते हैं? विग्रहराज तृतीय। तो जो पहला खंड आता है बिसल देव रासो का, उसमें पहले खंड में तो बताया गया है कि मालवा के भोज परमार, तो राजमती के पिता का क्या नाम था? भोज परमार की ये पुत्री थी। और सांबर से बिसल देव का विवाह होना बताया गया है, यानी कि बिसल देव कहाँ के राजा थे? सांबर के राजा थे। जो दूसरा खंड आता है उसमें बताया गया है बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 बरस रहना। ये क्या है? दूसरे खंड में आता है। पहले में तो उनका विवाह है किस किसका? राजमती और बिसल देव का। दूसरे में फिर क्या बताते हैं कि जो बिसल देव है वो राजमती से रूठकर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं और वहां 1 बरस यानी कि 12 महीने वहां पर रहते हैं। इसीलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बनेगा कि कौन सा ऐसा रासो साहित्य है जिसमें 12 महीनों का वर्णन किया गया है? तो कौन सा है? याद रखना है, बिसल देव रासो। तीसरा जो खंड आता है उसमें बताया जाता है राजमती का विरह वर्णन तथा बिसल देव का उड़ीसा से लौटना। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो राजमती का विरह वर्णन है बिसल देव रासो के कौन से खंड में आता है? तो तीसरे खंड में आता है जिसमें राजमती का विरह वर्णन है और फिर बिसल देव क्या होते हैं? उड़ीसा से वापस लौटते हैं। चौथा खंड बताया जाता है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना और बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को चित्तौड़ लाना। यानी जो भोज परमार हैं, जो राजा है, वो अपनी पुत्री यानी राजमती को अपने घर ले आते हैं, लेकिन बिसलदेव रासो जैसे ही उड़ीसा से आता है तो वो राजमती को चित्तौड़ वापिस ले आता है। तो ये 4 खंड है। पहले खंड में क्या बताया गया है? जो राजमती है और बिसलदेव का क्या बताया गया है? यहाँ पर विवाह बताया गया है। दूसरे में बताया गया है कि राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं और वहां पर कितने मतलब महीने रहते हैं? 12 महीने या फिर 1 वर्ष वहां पर रहते हैं। तीसरे खंड में फिर बताया गया है कि राजमती का जो विरह वर्णन है वो तीसरे खंड में है और बिसलदेव क्या होते हैं? उड़ीसा से वापिस लौटते हैं। चौथे खंड में फिर बताते हैं कि भोज की पुत्री यानी भोजराज जी हैं, भोजराज नहीं, भोज परमार। भोज परमार अपनी पुत्री को अपने घर ले जाते हैं और फिर बिसलदेव जैसे ही उड़ीसा से लौटते हैं तो राजमती को पुनः चित्तौड़ वापिस ले आते हैं। ये चारों खंड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। पहले खंड में तो बताया गया है बिसलदेव और राजमती का विवाह। दूसरे खंड में बताया जाता है कि बिसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं और 12 महीने या 1 वर्ष वहां पर रहते हैं। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है और चौथे खंड में क्या है? उन दोनों का मिलन है। किसका? राजमती और बिसलदेव रासो का। आगे बात करें, सॉरी, बिसलदेव का। बिसलदेव रासो नहीं, रासो साहित्य इनके पीछे लगता है। रासो शब्द तो क्या है? बिसलदेव। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। तो इसकी भाषा कौन सी है बेटा? याद रखना है, क्या है? राजस्थानी है। ये किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भाषा की कसौटी पर अगर इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ेगा, ये बात कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। लेकिन भाषा की परीक्षा, अगर परीक्षा शब्द आता है तो बिसल देव रासो, अगर कसौटी शब्द आता है, भाषा की कसौटी, कसौटी शब्द अगर आता है तो क्या जाएगा? आपका पृथ्वीराज रासो। अभी हम कर रहे हैं बिसल देव रासो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है। यानी कि इसमें जो इसमें क्या किया गया? वर्णन किया गया, कोई घटना नहीं है इसमें, सिर्फ क्या है? वर्णन ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, क्या है? ये वर्णात्मक काव्य
है। अब इसमें क्या आता है, बिसलदेव रासो के बारे में मैंने पूरा बता दिया, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बना है, बिसलदेव रासो के रचयिता पूछ लेगा एग्जामिनर, या फिर इसके जो 4 खंड हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये जो 2 कथन मैंने यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे हम बात करें, नरपति नाला ने इसको स्त्री रसायन कहा है। ये पॉइंट आपके लिए नया हो सकता है, तो अपनी नोटबुक में जहां पर आप नोट्स बना रहे हो वहां पर एड ऑन कर लेना कि नरपति नालय इसको स्त्री रसायन मानते हैं। स्वयं नरपति नालय ने इसको क्या कहा है, स्त्री रसायन कहा है। अगला जो रासो साहित्य आता है वो आता है खुमान रासो। किसके द्वारा लिखा गया, दलपति विजय के द्वारा ये लिखा गया है। बिसलदेव रासो नरपति नालय के द्वारा, खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका समय 9वीं शताब्दी बताते हैं। भाषा क्या है इसकी, राजस्थानी है। ऊपर भी हमने किया है कि जो बिसलदेव रासो है उसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है। और इसमें 24 युद्धों का वर्णन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि खुमान रासो में खुमान द्वारा लड़े गए कितने युद्धों का वर्णन है, तो इसमें 24 युद्धों का वर्णन दिया गया है। क्योंकि जो ये रासो साहित्य लिखा ही क्यों गया था, जो राजा युद्ध करता था और युद्ध में कवि साथ जाता था और युद्ध का आंखों देखी वर्णन, यानी जो आंखों से देखा है वही सजीव रूप में काव्य के माध्यम से अपनी रचनाओं में क्या करता था, शब्दों के माध्यम से कवि उकेरता था। क्योंकि उसे तो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करनी है, अतिशयोक्तिपूर्ण उनका वर्णन करना है। तो 24 युद्ध जो खुमान के द्वारा लड़े गए हैं उनका इसमें वर्णन दिखाया गया है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि खुमान यानी कि 3 खुमान मानते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से देखना है, बिल्कुल मतलब मेरी जो मैं वर्बली बोल रही हूं उन पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। खुमान, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि खुमान नाम के 3 कवि हुए हैं, 3 राजा हुए हैं, सॉरी 3 मतलब राजा हुए हैं। खुमान पहले, खुमान दूसरे और खुमान तीसरा। यानी जो खुमान पहला है उसका समय 810 से 865 क्या बताते हैं, संवत बताते हैं। ये भी ध्यान रखना है, संवत में ये हर एक जो सन है, ईस्वी है, उसको ये अपने इतिहास ग्रंथ में संवत में बताते हैं। जैसे आदिकाल की समय सीमा है वो क्या बताते हैं, 1050 से 1375 संवत। क्या बताते हैं, 1050 से 1375 संवत। पहला ही जो लेक्चर मैंने लिया था आदिकाल के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि संवत कैसे निकलता है और ईस्वी कैसे निकलता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। सबसे पहले बताते हैं रामचंद्र शुक्ल खुमान रासो में कि बताते हैं कि खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। पहला जो खुमान है उसका समय 810 से 865 संवत है। खुमान जो दूसरे हुए हैं उनका 870 से 900 है, और जो खुमान तीसरा है उसका समय बताते हैं 965 से 990 ईस्वी, सॉरी संवत। तो ये 3 क्या बताते हैं, खुमान नाम के मतलब जो हमारे इतिहास में राजा हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि खुमान रासो में जो खुमान दिए गए हैं वो कौन से हैं, खुमान द्वितीय हैं। ये आपके एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा खुमान रासो में जो खुमान बताए गए हैं वो पहले हैं, दूसरे हैं या तृतीय हैं। तो याद रखना है दोस्तों कौन से हैं, ये खुमान द्वितीय आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। एक एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बनेगा, तो आज का लेक्चर आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने क्या बताया है कि रामचंद्र शुक्ल 3 खुमान बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो असली खुमान इसमें आए हैं वो दूसरे खुमान, जिसका समय 870 से 900 संवत है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जाती है कि पीऊ चित्तौड़ ने आवण सावन पहली तीज, जावे बाट बिरहनी खिन खिन आवण खिन। तो ये किसकी पंक्ति है, ये है खुमान रासो की पंक्ति। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसे आदिकाल में नहीं रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है ये कि खुमान रासो को आदिकालीन साहित्य में नहीं रखना चाहिए, तो ये कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी ये बात कहते हैं। आगे हम बात करते हैं परमाल रासो। अब तक हमने 2 रासो साहित्य कर लिए हैं, एक तो किया है हमने बिसलदेव रासो और दूसरा किया है हमने खुमान रासो। बिसलदेव रासो में मैंने बताया है नरपति नालय के द्वारा लिखा गया था। इसमें 4 खंड आते हैं, जिसमें पहले में क्या है, बिसलदेव और राजमती का विवाह है। दूसरे में बिसलदेव
राजमती से रूट कर उड़ीसा चले जाते हैं, वहां 1 वर्ष या 12 महीने रहते हैं। तीसरे में बताया गया है राजमती का विरह वर्णन, और तीसरा खंड आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर हर बार तीसरे खंड से ही क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बिसलदेव रासो में जो राजमती है उसका विरह वर्णन कौन से खंड में बताया गया है, दे देता है आपके सामने चारों, और आपको टिक करना है तीसरे खंड पर। फिर हमने किया है चौथा खंड, जिसमें राजमती और बिसलदेव का क्या है, आपस में मिलन है। दूसरा क्या है हमने, खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता कौन है, दलपति विजय। और खुमान रासो में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि जो खुमान द्वितीय हैं वो क्या है, असली खुमान इसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। और इसमें 24 युद्धों का क्या है, वर्णन है। और इसकी प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जाती है कि क्या पंक्ति आई है, अभी की है हमने, कि प्यू चित्तौड़ ने आवन सावन पहली तीज, जावे बाट बिरहनी खिन किन खावन आवन खिन। आगे हम बात करें परमाल रासो। परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया, जगनिक नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। भाट मैंने पहले भी बता दिया है, ये चारण कवि होते थे। इसीलिए तो आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई इसको चारणकाल कहता है तो कोई इसको संधि चारणकाल कहता है। चारणकाल किसने कहा था, गिरियसन ने कहा था। संधि चारणकाल किसने कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर लूंगी आदिकाल के नामकरण को लेकर, तो आप लोगों को बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरे इन लेक्चर वीडियो, मतलब जो ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उसके साथ बने रहना, और ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरे चैनल को आपको शेयर करना है, ताकि जो बच्चा बिल्कुल जिसको नहीं पता कि मैं कहाँ से तैयारी शुरू करूँ, कैसे पढ़ूं, तो उस बच्चे को भी ये पता लगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे पढ़ा जाता है, और जीरो से ही फिर हम कैसे अप होते हैं, वो सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो परमाल रासो के रचयिता कौन है, जगनिक है। कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट भाट थे। आला और उदल दो वीरों की वीरता का इसमें वर्णन है, तो ये नाम याद रखने हैं परमाल रासो के बारे में। आला और उदल, आला और उदल ये दोनों भाई थे, और इन दोनों भाइयों की वीरता का वर्णन इसमें दिखाया गया है। इसीलिए तो परमाल रासो को क्या कहा जाता है, आला खंड भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति आती है कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। ये किसकी पंक्ति है, ये है परमाल रासो की। क्या है, 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि 12 बरस तक तो क्या जीता है, कुत्ता जीता है, और 13 बरस तक क्या करता है, सियार जीता है। इसमें ये पंक्ति बताई गई है। और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, यानी कि जो क्षत्रिय जो होते हैं वो 18 बरस जीते हैं, आगे जीवन को धिक्कार, और अगर वो आगे जीवन व्यतीत करते हैं तो उनके लिए क्या है, धिक्कार है। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, परमाल रासो की बताई गई है। आला खंड फुर्रकाबाद के तत्कालीन चार्ल्स इलियट ने 1865 में प्रकाशित करवाया था। मैंने अभी बताया है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, आला खंड। तो आला खंड नाम से इसका प्रकाशन किसने करवाया था, जो फुर्रकाबाद के तत्कालीन चार्ल्स इलियट ने 1865 में इसका क्या करवाया था, आलाखंड नाम से प्रकाशन करवाया था। तीनों बात याद रखनी है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, आलाखंड। किसने आलाखंड नाम से किसने प्रकाशन करवाया, चार्ल्स इलियट ने। कब करवाया, 1865 में। आगे बात करें कि श्याम सुंदर दास ने 1920 में नागरी परचाणी सभा काशी से परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया। अभी हमने किया है परमाल रासो, तो परमाल रासो नाम से किसने करवाया था, श्याम सुंदर दास ने 1920 में नागरी परचाणी सभा काशी। एक आती है नागरी परचाणी पत्रिका और एक आती है नागरी परचाणी सभा काशी। तो नागरी परचाणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी, 1893 में। और नागरी परचाणी जो पत्रिका आती है उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1896 में। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना है दोस्तों कि जो नागरी परचाणी सभा काशी है ये कब आती है, 1893 में आती है। और नागरी परचाणी जो पत्रिका है वो 1896 में आती है। पीवाईक्यू में एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी में। आगे बात करें कि इसका जो परमाल रासो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था, वाटरफील्ड ने करवाया था। तो तीन आपके सामने आए हैं कि जो आलाखंड है वो किसने दिया था, चार्ल्स इलियट ने। कब करवाया था, 1865 में। परमाल रासो नाम से किसने करवाया था, श्याम सुंदर दास ने 1920 में नागरी परचाणी सभा काशी। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया था, वाटरफील्ड ने किया था। अब डॉक्टर बच्चन सिंह क्या बोलते हैं कि पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है, तो आलाखंड क्या है, गयात्मक है।
यानी पृथ्वीराज रासो के बारे में बोलते हैं सॉरी डॉक्टर बच्चन सिंह कि पृथ्वीराज रासो का जो पैटर्न है वो क्या है, महाकाव्यात्मक है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो क्या है, एक महाकाव्य है और अल्लाखंड क्या है, ज्ञात्मक है। तो इसीलिए परमाल रासो के बारे में बोला जाता है कि ये तो सिर्फ गाने के लिए ही लिखा गया था, क्योंकि जो बेसवाड़ा है उत्तरांचल का, वहां पर वर्षा ऋतु में मतलब आला जो ये गीत है वो गाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ज्ञात्मक काव्य कहा है। तो ये था परमाल रासो। आगे हम बात करते हैं विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को रामचंद्र शुक्ल किस में गिनते हैं, अपभ्रंश साहित्य में, क्योंकि अपभ्रंश में ये 4 रचनाएं बताते हैं, मैंने बताई थी, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, विजयपाल रासो और हमीर रासो। तो विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, नल सिंह भाट। एक ऊपर आया था बिसल देव रासो, उसके रचयिता कौन है, नरपति नालय, लेकिन विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, नल सिंह भाट। डॉक्टर नगेंद्र 16वीं शताब्दी की क्या बताते हैं, इसको रचना बताते हैं। भाषा क्या है इसकी, अपभ्रंश है और ये क्या है, अप्रामाणिक रचना है, क्योंकि रासो साहित्य ही सबसे ज्यादा संदिग्ध है। रासो साहित्य को लेकर कौन सी रचना प्रामाणिक है, कौन सी अप्रामाणिक है, कौन सी अर्ध प्रामाणिक है, इसको लेकर भी क्या है, विवाद है। इसमें 42 छंद दिए गए हैं। तो विजयपाल रासो के बारे में सिर्फ आप लोगों को 2 बातें याद रखनी है कि विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, नल सिंह है, भाषा क्या है इसकी, अपभ्रंश, और इसमें कुल कितने छंद हैं, 42 छंद इसमें दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं भट्ट, केदार और मधुकर कवि। एक तो आता है भट्ट केदार और एक आते हैं मधुकर कवि। तो भट्ट केदार और मधुकर कवि, इन्होंने भी क्या लिखा है, रसो साहित्य लिखा है। जिस प्रकार चंदबरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया। तो मधुकर कवि और जो भट्ट केदार है, ये दोनों अलग अलग कवि हैं बेटा, ध्यान रखना है कि भट्ट केदार अलग कवि है और मधुकर कवि क्या है, अलग कवि है। और इन दोनों ने किसकी प्रशंसा की है, जयचंद की। जयचंद कौन थे, पृथ्वीराज के ही ये क्या बताए जाते हैं, मतलब पृथ्वीराज के, मतलब इनकी मौसी के बेटे थे या फिर मामा के बेटे थे, शायद इनकी मौसी के बेटे होंगे, कौन, जयचंद। तो पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन जैसे चंद बरदाई ने किया था, उसी प्रकार जयचंद की जो प्रशंसा है कि जयचंद का जो कीर्तिमान है वो किसने किया था, भट्ट केदार और मधुकर कवि ने किया था। रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। जो रासो है उसमें जो चंद बरदाई हैं और भट्ट केदार हैं, इनके संवाद यानी कि इनका जो वार्तालाप है वो एक जगह पर दिखाया गया है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि भट्ट केदार ने कौन सा रासो साहित्य लिखा, जयचंद प्रकाश। और जयचंद प्रकाश क्या है, ये महाकाव्य है। ऑप्शन में दे देगा एग्जामिनर की ये वीर काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या ज्ञात्मक काव्य है। तो जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया क्या है, महाकाव्य है। तो भट्ट केदार के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, जयचंद प्रकाश, जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। यानी जो जयचंद प्रकाश है, इसमें जो महाराजा जयचंद हुए हैं उसके प्रताप यानी कि उसका बल और उसका पराक्रम, उन्होंने कैसे युद्धों को जीता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसी प्रकार का जयमयंक जस चंद्रिका नाम का एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा है। ऊपर तो आया था जयचंद प्रकाश, यहाँ पर आया है जयमयंक जस चंद्रिका नाम का एक बड़ा ग्रंथ किसने लिखा है, मधुकर कवि ने लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, भट्ट केदार के द्वारा तो लिखा गया था जयचंद प्रकाश, और जयमयंक जस चंद्रिका किसने लिखा है, मधुकर कवि ने लिखा है। अब छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को याद करने की। जयमयंक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश दोनों आप लोगों को सेम सी लग रहे हैं, लेकिन जयचंद प्रकाश के रचयिता है भट्ट केदार और जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, मधुकर कवि। यहाँ पर एक मयंक शब्द आया है और मयंक शब्द में किसका उच्चारण है, मैं का उच्चारण है। मैं से क्या है, जयमयंक जस चंद्रिका, और मैं से क्या है, मधुकर कवि। याद करने में क्या जाता है, ट्रिक बनाने में क्या जाता है, जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये शर्त आप अपने आप से करो। तो जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन है, भट्ट केदार, और जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, मधुकर कवि। जैसे हमने कल किया था, हेमचंद्र की रचना थी और एक थी सोम प्रभुसुरी की। तो हेमचंद्र की रचना का क्या नाम था, हेमचंद्र की रचना आई थी कुमारपाल चरित। मैंने ट्रिक बताई थी कैसे याद करोगे, उसी प्रकार सोम प्रभुसुरी की रचना आई थी कुमारपाल प्रतिबोध। उसी प्रकार से आज आपके सामने 2 रचनाएं आई हैं, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका।
पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन 9 रचनाओं में गिनते हैं, उनमें जयमंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश को भी गिनते हैं, लेकिन क्या है, ये उपलब्ध नहीं है। फिर भी इन रचनाओं के आधार पर इन 2 रचनाओं को गिनते हैं, फिर भी मतलब क्या बताते हैं कि 9 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, जिसमें 2 रचनाएं आपकी ये आती हैं, जयचंद प्रकाश और जयमंक, जस चंद्रिका। अब 9 रचनाएं कौन-कौन सी हैं, एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। एक तो है खुमान रासो, आपका विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, जयमंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश। एक आपका कौन सा बच जाता है? आपका बच जाता है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो इन 9 रचनाओं के आधार पर कहते हैं कि इस काल को क्या कहते हैं? मतलब वीर गाथा काल कहते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। कौन-कौन से? जयमंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश दोनों क्या है? महाकाव्य हैं। अब इनका वर्णन कहां पर देखने को मिलता है? इनका उल्लेख सिंहायच दयालदास कृत राठौड़ ख्यात में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। पता नहीं आपके एग्जाम में कितनी बार रासो साहित्य जो जयचंद प्रकाश है और जयमंक, जस चंद्रिका है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो जो जयमंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश, ये दोनों ग्रंथ कहां पर देखने को मिलते हैं? सिंहायच दयालदास कृत राठौड़ ख्यात में इनका वर्णन मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास हैं ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं 2 ग्रंथों में किया है। यानी कि क्या बताते हैं कि जो ये रचना है राठौड़ ख्यात, जो ये कहाँ सुरक्षित है? बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में ये सुरक्षित है। और इस ख्यात में लिखा है, राठौड़ ख्यात यहाँ पर आया है ना, तो इस ख्यात में क्या बताया है कि जो दयाल दास हैं ने आदि से लेकर यानी कि आरंभ से लेकर अंत तक कन्नौज का वृतांत इन्हीं 2 ग्रंथों में किया है। अब जयचंद प्रकाश और जयमंक, जस चंद्रिका को नोटिस मात्र कहते हैं। यहाँ पर मैं टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पर क्या आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जयमंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश को नोटिस मात्र किसने कहा है? तो याद रखना है दोस्तों, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला रासो साहित्य आता है श्रीधर। ये श्रीधर आपके द्विवेदी युग के नहीं है, जो स्वच्छंदावाद के प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये अलग श्रीधर है आपके आदिकाल के। तो श्रीधर का कौन सा है? रणमल छंद। तो रणमल छंद किसने लिखा है? श्रीधर के द्वारा लिखा गया है। इड्र के राठौड़ राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है उसमें पाटन के सूबेदार जफर खान पर प्राप्त की थी। यानी ईडर के राठौड़ राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खान पर प्राप्त की थी। तो रणमल छंद में किसकी वीरता का वर्णन है? राजा रणमल की वीरता का वर्णन है। और कौन सी वीरता का वर्णन है, कौन सी विजय का वर्णन है? जो उन्होंने पाटन के सूबेदार जफर खान पर प्राप्त की थी। इसमें कुल 70 छंद मिलते हैं। तो श्रीधर का जो रणमल छंद है, इसमें कुल कितने छंद आते हैं? इसमें 70 छंद आते हैं। तो ये था आपका रासो साहित्य। रासो साहित्य मैंने पूरा आपको करवा दिया है, बस एक पृथ्वीराज रासो बचता है, उसकी एक अलग से क्लास होगी, क्योंकि पृथ्वीराज रासो से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बता देती हूँ रासो साहित्य में आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपके लिए पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो और एक आते हैं आपके जयमंक, जस चंद्रिका, जो भट्ट केदार और मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया है। तो ये रासो साहित्य मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। पृथ्वीराज रासो के ऊपर एक अलग से पूरी क्लास होगी, क्योंकि पृथ्वीराज रासो क्या है? एक मतलब विवादित शब्द रचना है। कोई इसको प्रामाणिक मानता है, कोई इसको अर्ध प्रामाणिक, तो कोई इसको मतलब अप्रामाणिक रचना में गिनता है। फिर इसके जो 4 खंड है, उसमें कौन कौन से कितने कितने छंद आते हैं, पूरी एक क्लास अलग से पृथ्वीराज रासो के ऊपर मैं आप लोगों के सामने मतलब आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ें ताकि मुझे फीडबैक मिले, मैं और अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। कल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल मैं आपको जो यूनिट 6 है आपकी हिंदी कहानी
किसके यूजीसी नेट की यूनिट 6 है, यूनिट 7 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं कल आपको जो यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी में कहानी लगी हुई है, यूनिट आपको उसे कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन-कौन सी कहानियां हैं, उनके पात्र, उनका जो प्रकाशन वर्ष है, किसने वो कहानी लिखी है, साथ में उसके जो महत्वपूर्ण कथन है, आप लोगों को कैसे तैयार करने हैं, तो कल का वीडियो लेक्चर पहले ही बता देती हूँ, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी कहानी के ऊपर रहने वाला है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।